सुमैया, आप मुझे बताएं, आप कितने साल की थी जब आपकी शादी हुई? Oh, he was 24, I was 23. अच्छा, आप लोग की मैरिड लाइफ कैसी थी? मैरिड लाइफ बहुत अच्छी, इनिशियल ईयर्स अच्छे रहे. इट वाज टोटली अ फेरी टेल लाइक. फेरी टेल लाइक, या वी बहुत अच्छा. एवरीथिंग वेंट वेरी नाइस. एंड माय मदर इन लॉ इज़ वेरी नाइस. आई नेवर सॉ, मैंने ऐसी मदर इन लॉज नहीं देखी. वो लोग कहते हैं ना, जो अपने बेटे से प्यार करता है वो अपनी बहू से प्यार करता है, तो वो मुझे ज़्यादा प्यार करती. अच्छा, वन डे मैं अपना बस फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी एंड ही वॉज बिसाइड मी. तो मैंने उसको बताया कि मुझे स्नोफॉल बहुत अच्छी लगती है. तो एंड देन आई जस्ट लाइक स्टॉप माई फोन एंड मैंने रख दिया और फिर वो चीज़ गॉन हो गई ना. तो मुझे ऐसा पता भी नहीं कि उसने सुना या नहीं सुना, या उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया. Yeah, it was just like a random thing you shared. अच्छा, तो 2 दिन बाद ही कम टू मी एंड टोल्ड मी दैट कि अच्छा ठीक है, मैंने वेदर फोरकास्ट में देखा था कि कल मरी में सुबह जब हम उधर पहुंचेंगे तो स्नोफॉल होगी. एंड लिटरली आई वाज सो सरप्राइज्ड. और फिर जब मैं वहाँ पहुंची तो वहाँ पे स्नोफॉल थी. स्नोफॉल मुझे है आज भी बहुत अच्छे से रिमेंबर. और ऐसे बहुत सारे इवेंट्स रहे. So just small things जिससे आपको खुशी मिले, he just made them happen for you. Yeah, and even though every time, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने, because my mother-in-law is blind, so and he is a only son, लेकिन उन्होंने भी कभी मैस क्रिएट नहीं किया. मतलब मैंने नहीं देखा कि उन्होंने किसी भी छोटी चीज़ पे कि वो बाहर चले गए. अब जैसे मैं देखती हूँ कि वो दोनों बाहर चले गए हैं तो पीछे तमाशा हो रहा है. एग्जैक्टली. हाँ. तो वो एक टाइम पीरियड ऐसा था कि मैंने इतना ज़्यादा उनसे लर्न किया कि पेशेंस एंड आपको अपने रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से कैसे चलाने. बहुत नॉर्मली बात करनी है. किसी को किसी से आर्ग्यूमेंट है तो उसको ख़त्म करना है, उसे डील करना है. बिल्कुल. रादर दैन डोंट मेक अ मेस कि एक कोई ड्रामा और सीन क्रिएट हो जाए. इवन तो वो इस चीज़ को हस्बैंड वाइफ में भी नहीं वो करती थी. एवरी टाइम शी गाइड्स मी कि मुझे लगता है कि मुझे शादी के बाद ना, मदर शादी के बाद मिली. So how many kids did you end up having? 2. माशाल्लाह. 1 son and 1 daughter. एंड के ऑफिस से आ जाने के बाद वो कहते हैं ना कि बंदा नौकरी से आ गया तो वो अब इतना थक गया है कि वो अब कुछ नहीं कर सकता. नहीं, ही डू कुकिंग विथ मी. वी गो आउट. व्हाट अ गुड मोमेंट इज के घर आने के बाद आप अपनी वाइफ को भी मिलते हैं, आप अपनी मदर को भी मिलते हैं. तो वो उसके साथ वो जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं कि अगर लाइट चली गई है तो वो फिर साथ बैठ के बातें करना. अच्छा ठीक है, हम साथ बैठ के बातें करते हैं. अच्छा ठीक है, अगर रमज़ान आ गए हैं तो फिर मदर इन लॉ को उनकी मदर के यहाँ छोड़ के चलें, कहीं अफ्तारी पर चलते हैं. चले साथ टाइम स्पेंड, मूवीज़ देखना, मूवीज़ लेट टाइम तक मूवीज़ देखना, बाहर जाना, साथ नाश्ते करना. और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं which keep the fire alive. For example, ये जैसे डेट नाइट्स, एग्जैक्टली, मूवीज़ पे जाना, नाश्ते साथ करना, taking care of each other's needs. मैंने हमेशा हर गर्ल को यही बोला कि शादी करें, शादी करके तो बहुत अच्छा होता है. Because you had such a beautiful, romantic, amazing experience. Exactly. So what happened then? Like what happened next in your life? Life was like a fairy tale till 4 years. 4 years तक मेरे हस्बैंड को कभी इवन स्नीजिंग या फीवर तक नहीं हुआ. मैंने कभी ऐसा विटनेस नहीं किया. वन डे वो ऑफिस से आया और बस मुझे कहने लगा कि मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है. मुझे शुरू में ना ऐसा लगा 1-2 दिन, जस्ट 1 or 2 days, मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है गैस हो गई हो. हाँ, डायरिया, गैस. ठीक है, गैस हो गई, लेकिन गैस का इंसान ना ऐसे वाली कंप्लेंट्स नहीं करता. जैसे कि वो कीप ऑन ऐसे वाली दर्द की कंप्लेन नहीं करता कि उसको पेन किलर लगवाना पड़ जाए. तो अच्छा, हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास चले गए, डॉक्टर के पास. एंड डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया एंड उसने मेरे सबसे पहले ना मेरे हस्बैंड की और मेरी एज पूछी कि आपकी क्या एज है. तो एट दैट टाइम ही वॉज 27, आई वॉज 26.
तो उन्होंने कहा आपके घर का कोई बड़ा नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब बड़े की क्या ज़रूरत है। तो वो उन्होंने कहा ठीक है, हम जो है वो क्लोनोस्कोपी करना चाहेंगे। अच्छा, मुझे बिल्कुल, क्योंकि इतना सडन सारी चीज़ें हुई कि मैंने अपने भाई को कॉल किया, रश टू माई ब्रदर। तो रात को, अच्छा वी लिव्स इन अ सेम लाइक यू नो बिल्डिंग्स, अच्छा, in apartments but same buildings ना, my brother, my sister, me, everyone, all around. So मैंने अपने husband को मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि इसकी क्लोनोस्कोपी करेंगे तो I was like मैंने अपने भाई को कॉल किया। मैंने कहा कि डॉक्टर ना इसकी क्लोनोस्कोपी करने कह रहे हैं। तो मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों। तो मैंने कहा यार मुझे आइडिया नहीं है क्यों, और मुझे डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं है। अच्छा, आई जस्ट टुक द अपॉइंटमेंट फॉर क्लोनोस्कोपी एंड वी वेंट फॉर द क्लोनोस्कोपी। डॉक्टर ने क्लोनोस्कोपी कर ली। उसके बाद दैट वाज अ वेरी सीवियर थिंग। फिर जब हम घर आए तो वो दे टुक बायोप्सी। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ ना बायोप्सीज ली हैं। तो क्योंकि मुझे पता था कि बायोप्सीज क्यों होती हैं, क्या होता है उसके साथ, तो फिर मैंने कहा ओके ठीक है। माय हस्बैंड आस्क्ड के ओके बायोप्सी। तो मैंने कहा नहीं, इट्स जस्ट नथिंग, इट्स अ टेस्ट। तो वो बस टेस्ट करना चाहते हैं। देन जब उसकी रिपोर्ट आई है, वो कल्चर रिपोर्ट आती है वो आफ्टर 25 डेज। अच्छा, 25 डेज ही वॉज इन पेन, इन अ सीवियर पेन। बच्चे छोटे, मदर इन लॉ को नज़र नहीं आता। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा भाई थे जो पूरा हैंडल कर रहे हैं, और जिसको ये कुछ पता था कि क्या हो रहा है, कि उसको कुछ पता था कि ये, उसको भी आइडिया था कि ये क्या प्रोसेस किसी चीज़ का स्टार्ट हो रहा है और आप लोग को पता था किस चीज़ का है। मुझे तो बिल्कुल एग्जैक्ट पता था कि ये अब किस चीज़ की तरफ चीज़ें जा रही हैं। जब हमारी कल्चर की रिपोर्ट आई तो वो डॉक्टर ने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा कि आप अलोन आइए। मैं गई, अलोन गई। फिर उन्होंने मुझे पहले तो काफ़ी उन्होंने पूछा कि इसके कितने बहन भाई हैं, क्या है। तो फिर ऐसे हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि उसके पास सिर्फ 3 से 4 महीने हैं। मुझे ऐसा लगता था कि साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, मतलब हम क्या क्या नहीं कर रहा है इंसान, तो पैसों से तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ना उनकी बात को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि ही इज़ ऑन एडिनोकार्सिनोमा, दैट्स कैंसर स्टेज 4 ऑफ द स्टमक। यस। तो आई सेड कि हम उसकी सर्जरी, मतलब क्योंकि मुझे लगता था कि जो मैंने गूगल पे किया है वो सब कुछ होता है, ऐसा भी हो जाता है, सर्जरी भी हो जाती है, स्टमक निकल जाता है, कोलन्स निकल जाते हैं, लोग जी लेते हैं। मैंने कहा पैसों से कुछ नहीं होता। मैंने उनसे लिटरली ऐसा सवाल किया। उन्होंने कहा तुम इस पर 1 करोड़ भी लगा दोगी ना, ये बचेगा नहीं। मेरी डॉटर वॉज एट दैट टाइम 3 years old. The son was 1 year old. When you went home, you didn't tell him? You didn't tell anyone? No, I just told my brother कि अब ऐसा है। तो और वो क्योंकि वो इतना ज़्यादा फ्रजाइल रहा ओनली सन होने की वजह से कि वो, मुझे लगता था कि अभी अगर 4 महीने हैं ना तो वो शायद ये सोच कर उसका एक एक दिन भी मुश्किल हो जाएगा। तो when he was diagnosed, he was the weight of 96 kgs. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता था कि उसका रोज़ 1 किलो वज़न कम हो जाता था, फिर 1 किलो हो जाता था, फिर 1 किलो हो जाता था। आपने अपनी मदर इन लॉ को बताया था? मेरी मदर इन लॉ को इवन तो एंड तक वो इस बात को ना एक्सेप्ट नहीं करती थी। बताया था लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो मतलब कि वो उस सारे फेज में ना इस तरह रिएक्ट करती थी कि जैसे एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं जब भी उनसे ओपनली बात करने की ट्राई करती थी तो वो कहती थी कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो रियल नहीं है, डॉक्टर्स तो ऐसे ही कहते हैं। देखिए वो एक मदर थी और it was just unimaginable for her. उनके लिए बहुत मुश्किल था। And do you remember the day you told him कि he has it? Yes, after 2 months जब फर्स्ट कीमोथेरेपी थी तो फिर उसने मेरे से पूछा कि ये तो कीमोथेरेपी हो रही है। तो एट दैट टाइम जब मैंने उसको बताया तो वो मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर 1 महीने कीमोथेरेपी हुई तो वो सिर्फ सोता रहता था, मतलब उसकी लाइफ ये थी। और ये सारी चीज़ें जो चली हैं, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ये 3 से 4 महीने जिएगा। ये सारी चीज़ें चली हैं 1.5 साल तक। And you were the primary caretaker, सबसे ज़्यादा
ओनली, दैट्स इट। उसको ऑल अराउंड कोई ऐसे होता था कि उसे कोई नज़र ही नहीं आता था। उसको उसकी मैं अपनी अम्मी के यहाँ इस पूरे ड्यूरेशन नहीं जाई, क्योंकि वो हमेशा मुझे कहता था कि वो अचानक से पूछने लग जाता था कि वो किधर चले गई है, वो किधर है। तो और मैं भी उसको एज अ किड ही डील करती थी कि यार अब ऐसा ही है। Because you guys, at the end of the day, you loved each other, right? एग्जैक्टली मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने उसे अबेंडन छोड़ा हो या मैंने इसको बोला हो कि अच्छा ये तो जा रहा है अब। तो थिंग्स मुश्किल थी। बच्चे भी छोटे थे। वन डे ही बिकम 30 kgs। यू कैन इमेजिन कि 30 kgs का इंसान कैसा लगता होगा। बच्चे के भी, I mean 9-10 साल के बच्चे का वेट होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो फिर डॉक्टर ने उसको लगा दी ड्रिप्स कि अब 1 वीक ये ड्रिप से जाएगा। लेकिन उस 1 वीक में ना मैं और मेरी मदर डॉक्टर के पास गए, उसको लेकर नहीं गए, क्योंकि वो हर वीक हम जाते थे। तो मेरे उस डॉक्टर ने कहा कि ये इसकी मोहब्बत थी कि ये 1.5 साल जी लिया, वरना इसके पास 3 से 4 महीने थे। जब मेरी मदर ने रोना शुरू किया तो वो कहने लगा कि अब हाई टाइम है कि अब आप लोग देखिए सब्र करें, क्योंकि अब वो बहुत तकलीफ़ में है। अच्छा, एक दिन ऐसा हुआ, मैं अपनी अम्मी के लिए थोड़े 5 मिनट के लिए गई हूँ। मैंने अम्मी को कहा, अम्मी मेरा ना दिल कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मैं फ़ौरन घर गई हूँ तो मैंने देखा कि मेरा हस्बैंड ना नीचे लेटा हुआ था और उसका जो अटेंडेंट था, क्योंकि मैंने उसके साथ अटेंडेंट रखा हुआ था 24/7, नीचे लेटा हुआ था। और वो मुझे पता था वो उसके साथ क्या कर रहा है, वो उसको CPRC दे रहा था। मैं बस अंदर आई हूँ और मैंने उसको येल करना शुरू किया। हम उसको एम्बुलेंस में डाल के ले गए एंड वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसको याद कुछ भी नहीं था। उसको बस ये याद था कि मेरा नाम सुमैया है और मैं इसकी बीवी हूँ। अब रात का टाइम था, हमने उसको लेकर गए हैं NMC डॉक्टर हॉस्पिटल लेके गए। मुझे जब उसको ICCU में डाला है, घर वापस आए हैं तो 8 बजे का टाइम था एंड मुझे हॉस्पिटल से कॉल आती है उसकी कज़न की, डॉक्टर की। कहती है बस वो ज़ोर से बोल रहा है कि मैं मेरी बीवी को बुला दूँ, मतलब इसको बुला दो ना। अच्छा, मैंने कहा कि अच्छा मैं ना आती हूँ। अच्छा, वो CPRC देने की वजह से क्या हुआ था कि उसके जो ब्लड क्लॉट्स थे ना वो उसकी आइज़ में आ गए थे, तो उसकी आइज़ बिल्कुल रेड हो गई थी और उसकी जो ब्रेन की मोस्ट ऑफ द वेन्स थी ना वो डैमेज हो गई थी। तो ये डॉक्टर ये सारी चीज़ें मुझे बता चुका था। फिर जब मैं गई हूँ फिर उसने मुझसे बोला, कंप्लेंट्स की बहुत सारी कि इन्होंने ऐसे किया मेरे साथ, तुम्हें नहीं बुला रहे थे, पता नहीं ये कौन लोग हैं। अच्छा, थोड़ी देर बाद मेरा भाई आ गया, तो वही भाई जो उसके साथ इतनी जर्नी में रहा, वो मुझसे पूछता है कि ये कौन है। तो मेरे भाई उसने मुझसे कहा कि ये सुमैया तुम्हारा भाई है ना शायद। तो मेरे भाई ने कहा कि नहीं यार, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, मतलब मैं सुमैया का नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो वो बहुत सपोर्टिव रहा, बहुत ज़्यादा। मेरा भाई जो था वो बहुत सपोर्टिव रहा। इसी तरह दोपहर हो गई। दोपहर में उसने मतलब वो बहुत, मैंने उसको बोला कि जिस बेटी से वो बहुत प्यार करता था, मैंने कहा कि मैं उसका नाम लिया, उसको लेके आऊँ। तो वो मुझसे कहने लगा नहीं, उसको नहीं लेके आना। अच्छा, फिर उसकी मदर आई। अच्छा, वो अपनी मदर को भी नहीं पहचानता था, तो मुझसे पूछने लगा, मैं उसके साइड खड़ी थी तो मुझसे पूछने लगा ये कौन है। मैंने कहा यार ये तुम्हारी माँ है। अच्छा, जब मैंने अपनी मदर इन लॉ को फिर रोते हुए देखा था, पहली दफ़ा इन द होल जर्नी मैंने उन्हें रोते हुए देखा था, कि मुझे लगा कि अब इनको ना चीज़ें रियलाइज़ हो गई हैं कि अच्छा अब दिस इज़ अ हाई टाइम। ऐसे ही वक्त गुजरा स्लो। फिर मैं उसके साथ ही खड़ी रही। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला कि इसकी वाइफ को इसके पास से नहीं हटाना, क्योंकि डॉक्टर्स को वहाँ पे रियलाइज़ हो गया था कि वाइब बहुत इम्पोर्टेंट थी, आपकी एनर्जी उसके लिए, he needed you। और दूसरी बात ये कि अब जिस चीज़ पे वो अलाइव था, दैट्स अ ड्रग जो कि आपका मेंटेन करती है आपका BP। अब वो हाई टाइम था, वो उसको निकालने वाले थे। उन्होंने कहा कि अब हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। माई ब्रदर वॉज देयर इन फ्रंट, आई वॉज देयर, द कज़न वॉज देयर। और स्लो हमने देखा कि वो लाइंस जो ऊपर नीचे जाती हैं वो स्लो स्ट्रेट होते चली गई।
एंड द लास्ट मोमेंट वाज ही वाज वेरी रिलैक्स. मैंने इतने सारे तकलीफ़ के दिनों में, साल में, कैंसर डायग्नोज होने के बाद उसको इतना रिलैक्स कभी नहीं देखा. ही वॉज वेरी रिलैक्स. फिर बस हमने सारी चीज़ें करनी थी ऑब्वियसली. You had been preparing for a year for this day. यस. मैं घर गई हूँ तो मदर इन लॉ को बताना एक मुश्किल टास्क था. क्योंकि जब मैंने उनको बताया था तो मैंने फिर उनको ना बहुत बहुत शैटर्ड देखा. मतलब इतने टाइम में मैंने उनको उनकी आईज जाते हुए भी कभी इतना शैटर्ड नहीं देखा जितना मैंने उन्हें उस टाइम देखा. तो फिर वो बस मुझसे कहने लगी मेरा तो एक ही बेटा था, फिर वो अब चला गया. तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर अब आप मुझे अपनी बेटी समझें, अब मैं आपके साथ रहूँगी, अब क्या करेंगे, साथ रहेंगे. फिर हमने सारी उसकी फ्यूनरल्स वगैरह करके. एंड देखें, लाइफ में जब अच्छा टाइम होता है ना तो बहुत सारे लोग होते हैं. अब ये मेरी लाइफ का फेरी टेल के बाद एक हार्ड टाइम था जो कि स्टार्ट होने वाला था. एंड वो जो टाइम था ना अदील के बाद का, वो बहुत मुश्किल था. लाइफ ऐसी थी, इतनी मुश्किल थी कि बस लगता था कि आप बाहर निकलो और कोई आपका हाथ पकड़ लेगा. इतनी मुश्किल थी. मैंने इतना बैड टाइम देखा है कि आप अब घर रेंट का है, अब सब उसका सारे फाइनेंसेस तो उसके ट्रीटमेंट पे लगा दिए. अब घर रेंट का है, बच्चे छोटे हैं, मदर इन लॉ हैं. अदील के होते हुए मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं रहे. उसने मुझे लास्ट टाइम ये बात बोली थी कि तुम्हारे कुछ महीने तो अच्छे गुजरेंगे, अकाउंट्स पे इतने पैसे हैं, लेकिन उसके बाद सुमैया तुम्हें मुश्किल होगी. उसने सारे ट्रांसफ़र कर दिए थे आपके नाम. एग्जैक्टली. हर चीज़, इवन छोटी छोटी चीज़ भी उसने मुझे बता दिया था कि ये यहाँ है, ये ऐसा है. और उसने मुझसे एक बात की थी, मेरे जाने के बाद तुम्हें दुनिया का पता चलेगा. मतलब एक तो हमारी सोसाइटी, मुझे ये पता ही नहीं था कि, क्योंकि मैं तो एज अ फेरी टेल रही, मुझे लगता था कि मर्द तो बहुत अच्छे होते हैं. मुझे ऐसे ही रियलाइज़ था कि मर्द भाई बहुत अच्छे होते हैं. मैंने अपने भाई को देखा, अपने हस्बैंड को देखा, तो मुझे लगता था कि नहीं, दुनिया बहुत अच्छी है. फिर जब बाहर निकली ना, फिर बहुत बुरा हुआ. लाइफ टर्न इनटू, आई बिलीव कि अब कोई फेरी टेल्स नहीं है. आफ्टर माई डेथ माई मदर इन लॉ रियली वांटेड के शादी करनी है. मतलब उन्होंने मुझे माइंड बना दिया था कि मैंने अकेले तुम्हें नहीं रहने देना. उन्होंने मुझे बोल दिया था जो अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो मैं उससे कराऊंगी, मुझे जो पसंद आएगा मैं उससे कराऊंगी, लेकिन शादी करनी है. मतलब मेरी तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी है. कि बच्चों के आसरे पे ज़िंदगी नहीं गुजारनी है. तो मैंने, एक इंसान ने मुझे प्रपोज किया. अच्छा, ही वाज इनटू द सम रियल स्टेट. तो वो रियल स्टेट, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी थी तो मेरा उससे कनेक्शन हुआ. तो अच्छा, उसने अपना इंटरेस्ट शो किया एंड थिंग्स वेंट ओके. ठीक है, सही है, शादी कर लेते. मेरा यही प्लान था कि भाई शादी ही करनी है, ठीक, ऐसे शादी करनी है. जब चीज़ें फिक्सअप हो गई, उनकी फैमिली आ गई, चीज़ें फिक्सअप हो गई, सारी चीज़ें हो गई. लास्ट मोमेंट पे उनकी फैमिली, जब सबको पता चल गया कि अच्छा जी शादी है, निकाह सब कुछ है, तो वो लास्ट मोमेंट पे उनकी फैमिली मुझे 27 को अगर शादी है तो वो कॉल करके 25 को कहते हैं कि बच्चे छोड़ने पड़ेंगे लास्ट मिनट. तो फिर हम शादी पे आएंगे, वरना हम शादी पर नहीं आएंगे. वो मेरे भाई को कहते हैं कॉल करके कि जी आप इससे तो इसके बच्चे छुड़वा दें. अब मैंने अदील को लॉस्ट कर दिया था. अच्छा, क्या हुआ था, उन्होंने गोल्ड वगैरह और पैसे वगैरह ले लिए थे आप लोगों से, में से मेरा सारा कुछ. गोल्ड भी उनके पास है, पैसे भी उनके पास है. अच्छा, मैंने ये बात अपनी फैमिली को नहीं बताई. मैंने अपने भाई को नहीं बताई क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ये डर था कि अब भाई तो डांटेगा कि यार तुमने किसी पे इतना ट्रस्ट करके अपने 23 लाख दे दिए, तुमने अपनी इन्वेस्टमेंट दे दी, तुमने अपना गोल्ड दे दिया, मतलब तुम पागल हो. अच्छा, क्योंकि मैं तो हमेशा से नेचर में अग्रेसिव रही, मुझे लगता था कि जो मैंने किया है बस वो सही है. और आपने भी इतना बड़ा ट्रॉमा भी पूरा लिव किया था कि आई थिंक कि डिसीजन मेकिंग भी शायद परफेक्ट नहीं थी उस वक्त. बिल्कुल नहीं. अच्छा, मैंने उसको कॉल किया ऑन अ वेरी सॉफ्ट नोटिस ना. मैंने उसको कहा कि ठीक है, यू नीड टू
गिव ऑल द थिंग्स बैक टू मी। वो कहता कौन सी चीज़ है, मतलब वो उनका फैमिली का भी और उसका भी यही एजेंडा था कि बस इनसे चीज़ें ले लेनी है और उसके बाद इनको कहना है बच्चे छोड़ो। और उसको इस टाइम पीरियड में इतना ड्यूरेशन में अंदाज़ा हो गया था कि ये अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। ठीक है, नवंबर था तो कुछ थोड़े से पैसे थे, तो मैंने सोचा कि दिसंबर है, कोई ट्रिप करके आते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। जब तक उसके पास पैसे रखे हुए थे ओके। सारी चीज़ें वैसी थी। अब मैंने अपनी मदर इन लॉ को, अच्छा माई मदर इन लॉ इज़ माई क्राइम पार्टनर, उनको सब कुछ एक एक चीज़ पता थी। अच्छा, जब मैं ट्रिप से वापस आई ना, तो पहली तो मेरी टोन थोड़ी सी सॉफ्ट थी। फिर मैंने उसे कॉल करके हार्ड टोन में कहा कि पैसे देने हैं वापस और चीज़ें भी मेरी देनी है वापस। तो मैं चली गई पुलिस स्टेशन। मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया है, कोई आपकी एफआईआर ना काटे। मैं बोलूँ मेरे पैसे चले गए, मेरी शादी कोई विलिंग ही नहीं था आपको हेल्प करने के लिए। मेरी इज्जत का कुछ रहा नहीं। मतलब लोगों को हुआ शादी हो रही है, शादी नहीं हो रही। मतलब मेरी फैमिली में जो मैंने अपनी लाइफ में कोई ब्लंडर्स नहीं किए, वो मैंने ये ब्लंडर कर दिया। मैं पता नहीं किधर फंसी हुई हूँ, कोई मेरी एफआईआर ना काटे। अच्छा, किसी एक बंदे का ना मेरे पास कॉल आई। वो बंदा मुझसे कहता है कि आप सुमैया बात कर रही हैं। मैंने कहा जी। तो कहता है कि ऐसे ऐसे किसी बंदे ने आपके पैसे ले लिए। मैंने कहा जी। तो कहता है कि वो उसका दोस्त था, जिस बंदे ने मुझे कॉल की थी ना, वो उस बंदे का दोस्त था, और दोस्त भी ऐसा जो बचपन का गहरी दोस्त था। कहता है आप इस स्टेशन चली जाइएगा, आपकी एफआईआर कट जाएगी। मैंने कहा अच्छा। मतलब मैंने कहा चलो यार, अभी हर चीज़ जब ट्राई कर ली तो ये भी कर लेते हैं। अब सब कुछ कर लिया, मतलब ये तक हो गया लाइफ में। अच्छा, ये फैमिली को कुछ नहीं पता कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। मैं गई हूँ और मेरी ना एफआईआर कट गई। मैं उस बंदे से कभी नहीं मिली। उस बंदे ने मुझसे सिर्फ एक बात बोली थी कॉल पर कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ और आपको आपकी चीज़ें सारी मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको दिला कर दूंगा। जब एफआईआर कट जाती है ना, तो हमारा सिस्टम ये है कि क्रिमिनल को पकड़ा जाता है। रात को क्या हुआ कि जब एफआईआर हुई, जब उन्होंने विक्टिम्स को पकड़ लिया, वो पुलिस स्टेशन लेके चले गए। मैं वहाँ पर गई, मैंने जो है वो बयान वगैरह दिया, ऐसे 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 हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने उसको ज़ाहिर रख लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अब आपकी पुलिस की प्रॉपर एक वो चलेगी, अब इन्वेस्टिगेशंस होगा। और क्योंकि मैंने उस इंसान को उसकी डीपी पे देखा था कि वो कैसा दिखता है, जिसने आपको फोन किया था, जो आपको हेल्प कर रहा था। एग्जैक्टली। तो मैंने देखा वो पीछे खड़ा था, पुलिस की व्हीकल से आया था वो पुलिस के यूनिफॉर्म में था। ओह। अच्छा, हमारा एफआईआर होगी, चीज़ें हो गई। रात को फिर मैं घर चली गई। अच्छा, जब मैं दूसरे दिन उस बंदे से मिली, तो पुलिस वाले बंदे से, तो मैंने उसको, मुझे एक नॉर्मल बंदा इंसान नज़र आया जो कि एक मुझे सिविलियन क्लोथ्स पहने हुए थे। और वो बंदा बिल्कुल, अगर आप देखें तो कोई लगे कि आपको कोई यूनिवर्सिटी का लड़का है। और जब मैं उससे मिली तो मुझे कोई ऐसी वाइब्स नहीं आई कि कोई डेंजर है। अच्छा, हमारा पुलिस का भी एक रोब होता है, हाँ। और एक बहुत ज़्यादा ना डेटरेंस है, बहुत ज़्यादा अनअप्रोचेबल होते हैं ना वैसे तो पुलिस वाले। बिल्कुल ही होते हैं। और दूसरी बात ये कि आपने देखा है ना कि पुलिस वालों को देखते ही हमें ऐसे नेगेटिव वाइब्स आती हैं, ऐसे आती हैं। क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम पीरियड उनके साथ बहुत सर्वाइवल किया था, 10-12 दिन, क्योंकि एफआईआर नहीं काट रहे थे तो मुझे थी। लेकिन वी हैड सो नॉर्मल एंड रिलैक्स कॉन्वर्जेशंस। फिर मुझे स्लो ऐसा हुआ कि मुझे उसकी बातों पे ना बिलीव होने लगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम ना मुझे उसकी बातों पे थोड़ा सा बिलीव होने लगा। तो 2 महीने शायद लगे होंगे। मेरी थिंग्स मेरे पास वापस थी। मेरी कोर्ट में मैंने वो केस खुद जाके कहा कि अब मुझे सारी चीज़ें मेरी वापस मिल गई हैं, तो मैं अपने उससे अब ये केस ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं और कोई इस पर लीगल कार्रवाई नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि अब इसको कोई जेल हो या कुछ हो। और वो भी मतलब देवर ऑन नीज, उनकी पूरी फैमिली ऑन नीज थी। मतलब कि उनके फादर में से माफ़िया मांगना और उनकी गोल्ड मेरा सारा वापस। अच्छा, जब फिर मैंने लिंगर ऑन इस वजह से नहीं किया क्योंकि वो मेरा भाई को भी पता चल चुका था। और फिर उसने मुझे कहा था कि सुमैया अब नहीं, लेट्स नॉट गो एनी इनटू ड्रामा, लेट्स नॉट मूव ऑन, बस अभी ख़त्म करना है।
अभी ख़त्म करना है। खैर मेरी सारी चीज़ें मुझे वापस मिल गई एंड हम जब ठीक नॉर्मल ज़िंदगी स्टार्ट हुई। 1-2 महीने गुजर गए। 1-2 महीने बाद ऐसा हुआ, अच्छा उस पुलिस वाले के साथ ना मुझे ना बड़ी अच्छी एसोसिएशंस हो गई। मुझे बड़ी अच्छी एसोसिएशंस ऐसे हो गई कि अभी घर का सिलेंडर ख़त्म हो जाए या कुछ हो जाए तो मैं उसको कॉल करके कहती थी कि वो हमारे घर में ना ये मसला हो गया तो प्लीज़ आप देख लीजिए। और देखें आपको सपोर्ट वहाँ फील हो रहा है कि नोबडी इज़ आस्किंग यू टाइम, वो आपसे टाइम नहीं मांग रहा, वो आपसे कोई चीज़ नहीं मांग रहा, वो आपसे नहीं कह रहा कि मेरे साथ चाय पे चलो, मेरे साथ खाने पे चलो, वो आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा ना इन रिटर्न, वो आपसे कुछ मांग ही नहीं रहा। अच्छा 2-3 महीने बाद ना उसका एक मैसेज आया कि ना मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा मुझे तो पूरा वो फ्लैशबैक आ गया। मैंने तो कोई आगे बात नहीं की और ब्लॉक में डाल दिया। मैंने कहा अगेन देयर इज़ अ रेड फ्लैग। तो मैंने रेड फ्लैग इसलिए भी देखें, मैं उस टाइम मैच्योर थोड़ी सी हो गई थी और मैंने सोच के लगा कि यार मतलब कोई बंदा मेरे से 5-6 साल छोटा है, वे कहते तो एक उसको होगा कि अभी नए नए पे उसको लग रहा होगा कि चलो अच्छी हैं, चलो बेड ऑफ रोजेस है ये, हाँ। बेड ऑफ रोजेज़ है। और वो क्योंकि उस टाइम ना मैं चीज़ों को बहुत सीरियसली देखना शुरू हो गई थी अदील के बाद, और फिर उस इंसिडेंट ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया था कि मुझे लगता था कि मर्द बिल्कुल ही ट्रस्ट के काबिल नहीं है, मर्द पे ट्रस्ट नहीं हो सकता। मर्द अब मैंने बस सोच लिया था कि अब अदील के बाद अब कोई ऐसा मिल नहीं सकता कि जिससे कोई शादी वादी का, क्योंकि अब 2 बच्चे हैं और मदर इन लॉ भी हैं साथ हैं, तो अब ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा उसने मेरी मदर इन लॉ को अप्रोच किया कि मैंने ना आपकी इनसे, उसने अपना बैकग्राउंड बताया। अच्छा मेरी मदर इन लॉ ने, मैं उस टाइम घर नहीं थी, उन्होंने उसको ना बुलाया कि मेरे से मिलना आके। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे रात को बोला कि उससे उनकी कोई कॉन्वर्सेशन हुई होगी रात को। वो अक्सर ना उनकी एक अच्छी बहुत हैबिट थी, वो मुझसे जब कुछ बात करना चाहती थी ना तो वो कहती थी कि आओ मैं तुम्हारे सर में तेल डालूं। अच्छा वो जब ये कहती थी ना तो मुझे समझ आ जाता था कि अब इन्होंने मेरे से कोई बात करनी है। तो वो तेल डालते डालते मुझे कहती हैं कि मुझे लगता है कि वो लड़का अच्छा है। मैंने उनको कहा कि मम्मा बस चुप, कोई अच्छा वच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहती हैं कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, मैं तुम्हें हमेशा से कहती हूँ कि शादी, और देखो उसने मेरे से कोई बात नहीं की। उसने कहा कि और देखो तुम्हारे बारे में सब कुछ ही पीछे से सभी जानता है कि तुम्हारे साथ क्या मिसहैप हुआ, सब कुछ ऐसा हुआ। मैंने कहा कि अच्छा अगर आपको समझ आता है तो आप बात कर लें, लेकिन मैंने किसी से कोई बात नहीं करनी। अगर आपको लगता है ये सही, क्योंकि अब मेरे घर में भी मैं एक ब्लंडर कर चुकी हूँ, अब उनका बार नहीं हो सकता ये, और उनका ट्रस्ट गेन करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा वो पहले वाले टाइम ना मुझे बार बार कहती थी कि तुम्हें सही लगता है, तो मैं कहती थी सही लगता है, लेकिन इस टाइम में उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सही लगता है। अच्छा मेरी मदर इन लॉ ने उसे कॉल करके बोला कि हाँ ठीक है वो ना तैयार है। फिर उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली, क्योंकि उनकी फैमिली पंजाब रहती थी, तो वो ओवर 2 डेज़ मेरे ख्याल से वो इधर कराची आ गई। जब फर्स्ट मीटअप होता है ना, फैमिलीज़ का मीटअप है, ऐसा फैमिलीज़ का मीटअप था कि फैमिलीज़ का मीटअप है हो रहा है ना, मैं उस मीटअप पे देर से पहुंची, डिनर था, उनकी तरफ से डिनर था। तो जब मैं जाके वहाँ पे बैठी तो क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी, तो जो मेरी होने वाली मदर इन लॉ थी उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेट्स करके बोला कि अगले हफ्ते आपकी शादी है। जब मेरी अम्मी भी मुझे कह रही हैं कि वो अगले हफ्ते ना तुम्हारी शादी मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगी हमने इनसे पूछा कि शादी के लिए तो मतलब बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो कहने लगी कि वो लड़के ने सब मना कर दिया, उसने मेरे भाई को सब कुछ मना कर दिया था कि ना मुझे कुछ जहेज़ चाहिए है ना कुछ चाहिए, बस ये और बच्चे आ जाएंगे, बस हम अपनी लाइफ यहीं से ही स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा मुझे भी लगा कि ऐसा होगा। उन्होंने हमें बोला कि हमारी वेडिंग से 1 डे पहले कहा कि हम लोग सब मिलने आ रहे हैं। तो जब वो लोग कि आपका ड्रेस वगैरह लेके हम सब मिलने आ रहे हैं, तो हम लोग भी कि चलें ठीक है, ऐसे डिनर वगैरह, हमारा बहुत बड़ा ओपन टेरेस था, तो वो हमने कहा चलो ऐसे। अच्छा वो मतलब वो इतनी खुशी से आए कि वो इतना फायरवर्क था कि पूरी मतलब गली देख रही थी कि इनके यहाँ तो एक ही लड़की रहती है, उसकी मदर इन लॉ है और ये लोग कौन है।
और किसकी इतनी बड़ी शादी हो रही है और ये क्या हो रहा है। मतलब और मेरे घर वाले भी, उन्होंने हमें कहा कि हम ड्रेस देने आ रहे हैं क्योंकि कल वेडिंग है, तो हम ड्रेस देने आ रहे हैं। मतलब वो इस कदर खुश थे। आप ये सोचें कि किसी औरत का पहला बेटा है और वो अपनी मदर से ये कहे कि मुझे एक पसंद आई हैं, वो विडो हैं, उनके 2 बच्चे हैं और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। और 6 साल बड़ी भी हैं। हाँ, उन्होंने दूसरा सवाल नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है, तुम्हें अच्छी लगती है तो ठीक है। मतलब कि मैंने जो फिर खैर फिर ये सारी चीज़ें मुझे शादी के बाद पता चली। जब डे ऑफ वेडिंग आ गया, शादी हो गई। अच्छा, मेरे हस्बैंड की एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि मेरे भाई ने उनको जितना हक महर बोला ना, जितना बोला, तो मेरे हस्बैंड ने कॉल करके मुझसे पूछा, मैं अंदर थी निकाह से पहले, मुझसे पूछा आपको और कुछ लिखवाना है अपनी श्योरिटी में? मैंने कहा मेरे भाई ने जो कहा है तो कहते हैं कि हाँ वो जो उतना जितना उन्होंने कहा है वो तो मैंने लिखवाना ही है, आपने और कुछ लिखवाना है बच्चों के लिए या कोई चीज़ के लिए? मैंने कहा नहीं, मुझे क्योंकि मुझे नहीं था कि मतलब इन चीज़ों के लिए तो बहुत मटीरियलिस्टिक थी मेरे लिए। वही एक फैंटेसी थी कि बस शादी हो गई, ऐसे शादी हो जाती है। उस दिन के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि द फेरी टेल्स टर्न इनटू अगेन अ फेरी टेल बट इन अ मोर बेटर वे। शाहनवाज से शादी हो गई। शाहनवाज के पास किसी चीज़ का लैक नहीं था, ना पैसे का, ना पोस्ट का, ना लुक्स का। तो मुझे एक सवाल हमेशा होता था ना दिल में कि मैं क्यों, मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ गर्ल्स अराउंड यू, यूनिवर्सिटी में तुम्हारी इतनी दोस्तें होंगी, मतलब बहुत सारी। तो मुझे एक ही जवाब देता था, बस मुझे ना आपसे प्यार हो गया। जब मेरे पेरेंट्स, अम्मी मुझे सुबह लेने के लिए आई हैं, मेरी फैमिली पूरी आई है कि लड़की जाती है अपने घर, हाँ, नाश्ते के लिए। हाँ, तो मेरा हस्बैंड कहता है कि आप इन्हें कहाँ लेने आ गई, हम तो अपने बच्चे लेने आ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी नानी के यहाँ थे और वो तो ये तो उनके बगैर कहाँ रह सकती हैं। हम उसी दिन जाके अपने बच्चे भी लेके आए। और मतलब कि आपको पता है मेरे जो फैमिली थी, जो मुझे फैमिली मिली थी, उसमें मेरा देवर, मेरी नंद, मेरी मदर इन लॉ, मतलब कि वो मेरे बच्चों के साथ इस कदर अटैच हो गए थे कि मेरे बच्चे, जब हमारी नई शादी हुई तो मेरे बच्चे हमें कहते थे कि आप दोनों अकेले कहीं जाएं, और मेरी मदर इन लॉ कहती थी तुम लोग अकेले जाओ, बच्चों को हमारे पास रहने दो। अच्छा, तो फिर हमारी जो पूरी फैमिली थी, मेरी मदर इन लॉ वगैरह, ज़ाहिर है उनका घर है वहाँ पे, तो वो इनकी पोस्टिंग यहाँ पर है कराची में, तो वो लोग चले गए, सब चले गए। अब हम न्यूक्लियर फैमिली में आ गए। अब मैं देखती थी कि ये मेरे बच्चे जो सिर्फ मेरे साथ अटैच थे, अब वो मेरी बेटी छोटी छोटी बात भी वेट करती है कि बाबा आएंगे तो मैं बाबा को बताऊंगी, बाबा ने आना है तो मैंने बेटा तो अदील को जानता ही नहीं था ना, तो बहुत छोटा था। जब वो शाहनवाज के पास आया तो वो 4 साल का था। उसका कुछ ऐसा शेडो मेरी लाइफ पर आया कि मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम इन 5 सालों में इतनी रिलैक्स हो गई। जब अदील के लास्ट मोमेंट्स थे ना, जब वो मुझे चीज़ों का बता रहा था, समझा रहा था, जब उसने ये बोला कि अब तुम्हें लाइफ का पता चलेगा, तो उसने मुझे एक बात कही। मैंने उसको कहा कि अच्छा तो फिर अब कहाँ मिलेंगे? तो कहता है कि जन्नत में मिलेंगे। तो मैंने कहा कि तुम तो चलो चले जाओगे, मैं कैसे? तो कहता है तुमने मेरी बहुत खिदमत की है, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, और मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करके जाता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा, तुम्हें बहुत अच्छा कुछ मिलेगा। तो जब मेरी शाहनवाज से शादी हुई और मैंने शाहनवाज को देखा, शुरू में तो नहीं रियलाइज़ हुआ, लेकिन जब वक्त गुजरा ना, he was the person that I got. He's a blessing. He was the answer to Adil's prayers.